क्या टिप्स है आपके लिए? स्टूडेंट बहुत सीरियस है और डेडिकेशन के साथ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी। इनकेस अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके सामने दूसरे एग्जाम के ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या एसएससी या क्या है, तो उसके सामने हजारों दरवाजे हैं। कहीं भी खड़ा होकर के अपनी जिंदगी को फिर से स्टार्ट कर सकता है। आप टू रीड लॉट्स कोर्स मटेरियल, आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, सही में इतना पढ़ना है? ये राइट अप्रोच, राइट स्टडी, राइट सिलेक्शन ऑफ बुक्स, राइट रिसोर्स, राइट मटेरियल इन राइट मेंटर्स। तो वीडियोस में बातें आप देखते हैं रील्स में, वो सब सही नहीं है कि ये बुक ले लो वो बुक ले लो और बहुत सारे बुक्स खरीद को जमा कर लेता है, नहीं करता। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोशल प्रॉब्लम होने लगता है, सोशल प्रेशर आने लगता है, लोग हाल चाल नहीं पूछेंगे, लोग आपसे रिजल्ट। तो इंसान को ना सोशल प्रॉब्लम की वजह से सोशल परसेप्शन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो ऑन दिस व्हाट्स द राइट एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? सपने देखना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि जो वो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में ना, वो अच्छे से पढ़ाई करे। तो हमारा पर्पस है एक स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। एआई की मदद से हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स को उनके परफॉर्मेंस को असेस करने में। तो डू यू थिंक एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन में? हेलो, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन का एक परफेक्ट कॉम्बो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शमशाद आलम जी, जो एजुआंटल के सीईओ एंड फाउंडर है। तो शमशाद आलम जी, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस बताइए। थैंक यू सो मच दिव्या। माय नेम इज शमशाद आलम। मैंने एजुकेशन सेक्टर पे काम करना स्टार्ट किया ड्यूरिंग कोविड-19। एक्चुअली अगर मेरा बैकग्राउंड देखे तो मैंने अपनी स्कूलिंग मदरसा एजुकेशन सिस्टम से किया था। तो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम होता है, आप तो उसी रिलीजियस मॉडल पे काम करता है। जैसे इंडिया का जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, दो तरह का होता है। एक गुरुकुल सिस्टम जो आमतौर से हिंदू सोसाइटी में फॉलो किया जाता था एंशिएंट टाइम पे, और मुस्लिम सोसाइटी में जो कंसेप्ट डेवलप हुआ दैट वाज मदरसा एजुकेशन सिस्टम। तो मैंने अपना बेसिक एजुकेशन उसी सिस्टम से हासिल किया। देन आई केम टू जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, और वहाँ से हमने अपने ग्रेजुएशन और मास्टर कंप्लीट किया। देन आई वेंट फॉर द सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसके बाद से फिर मुझे लगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब से कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ प्राइवेट सेक्टर में जाकर के, क्योंकि एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे लगा कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है अपने आप को ग्रो करने का और अपने देश की सेवा करने का भी। क्योंकि जिस तरह से मैं अपने सपने देख रहा था, जिस तरह से मैं चाह रहा था कि मैं कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करूँ, तो मुझे लग रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द बेस्ट मॉडल। क्योंकि इंडिया का जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, जो दो लोग चलाते हैं उस सिस्टम को, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे दोनों का एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने कंट्री में कुछ अपना योगदान देना, तो अगर प्राइवेटली हम अपने आप को बड़ा बनाते तो कंट्री को भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, और जिस आइडिया पे हम काम करते हैं इस आइडिया को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो हमने जो आइडिया चूज़ किया दैट वाज एजुकेशन, क्योंकि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का जो बेस होता है वह एजुकेशन। अगर एजुकेशन किसी कंट्री का अच्छा है तो वहाँ के ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो अच्छा निकल के आता है। तो हमारे कंट्री में मैंने देखा कि हम जो कंट्री है इंडिया, दैट इज़ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो कंट्री के लोग हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, स्किलफुल नहीं है, उनको आसानी से जॉब नहीं मिलता, उनके पास अच्छा टैलेंट नहीं होता, उनके पास जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो उनके टैलेंट या उनके पोटेंशियल का यूज़ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो कॉमन प्रॉब्लम जो हमें दिखा दैट वाज एजुकेशन सिस्टम, कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर बस बहुत पहले से ही माइंड में था कि एजुकेशन सिस्टम में काम करना है, इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स है। क्योंकि आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ विलेज, नॉर्थ बिहार में डिस्ट्रिक्ट है सारण, मैं वहाँ पैदा हुआ। तो बचपन में मैंने देखा कि किस तरह से लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनको चैलेंजेस फेस करना होता है, दूर तक स्कूल जाते हैं, जब स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, टीचर्स है तो स्किलफुल नहीं है, उनको अच्छे से पढ़ाना नहीं आता, बच्चों को स्कूल जाने को दिल नहीं करता, पढ़ाई से लोगों को प्यार नहीं होता, पढ़ाई से डर लगता है। तो ये सब चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं था कि कुछ ऐसा किया जाए कि लर्निंग को इजी किया जाए, लोगों को ना लर्निंग से प्यार हो जाए, मतलब ऐसा टीचिंग मेथड डेवलप किया जाए कि लोग लर्न करें और ग्रो करें। क्योंकि आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, फंडा है, वह है लर्निंग। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, लर्निंग आपकी अच्छी है, तो आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हमने सोचा कुछ करना है। हमने 2018 से अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट की। हमने 2 प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया, दोनों प्रोजेक्ट मेरा फेल हो गया।
और ये बड़ा ही डिप्रेसिंग टाइम था मेरे लिए। रीज़न ये था कि मुझे बिजनेस के बारे में या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। फॉर नॉर्मल मैं भी एक उसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे एक पेरेंट होते हैं जो मेहनत मजदूरी करके पैसा जमा करते हैं और घर चलाते हैं। तो सैलरी बेस्ड लोगों को पता नहीं होता है कि बिज़नेस होता कैसे है। तो मैंने जोश में स्टार्ट कर दिया, मेरा बिज़नेस फेल हो गया क्योंकि हमने कोई टेक्निक नहीं सीखा, हमने कोई मैनेजमेंट नहीं सीखा, हमने कोई डिज़ाइन नहीं किया कि मतलब होता कैसे है, पैसा कैसे बनाया जाता है। लकीली कोविड-19 का टाइम था एंड आई वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर इन अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, दैट वाज द कैपिटल सिटी। और मैं गया हुआ था वहाँ पे 2 वीक्स के लिए। उसी बीच में कोविड-19 आ गया। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से मैं अरुणाचल में फंस गया 2 महीने के लिए। तो 2 महीने का जो टाइम था वो बड़ा डिफरेंट टाइम था कि ऐसी जगह पे जहाँ पे मेन स्ट्रीम इंडिया नहीं है, वहाँ पे हमने रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे हम इस लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं। तो एक ही सिस्टम अवेलेबल था, वो ऑनलाइन सिस्टम। तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हमने सोचा कि एजुकेशन पे काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड है एजुकेशनल बैकग्राउंड, सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड था। तो फिर हमने देखा कि वहाँ पे जो यूथ है, उस यूथ के अनुभव एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट। और मैक्सिमम यूथ तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब्स की, क्योंकि वो ट्राइबल स्टेट है। तो ट्राइबल स्टेट्स में प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप नहीं होता, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते। प्राइमरी सेक्टर भी इतना डेवलप नहीं होता कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। एग्रीकल्चर लोग इतना अपनी खेती बाड़ी करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी चल सके। उनकी जो फार्मिंग होती है जैसे दैट इज़ कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो उतना एडवांस नहीं है, कमर्शियल फार्मिंग का उतना कल्चर नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज़ कब होते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी डेवलप नहीं है, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते। सर्विस सेक्टर में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बाहर की कंपनीज नहीं जाती, तो उनके पास प्राइवेट सेक्टर में ऑप्शन नहीं होते। ले दे के उनके पास एक ही चीज़ बचता है, गवर्नमेंट जॉब। तो वहाँ की जो 90% यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। जब हमने उनसे इंटरेक्ट किया, हमने ऑब्जर्व किया कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो वहाँ के स्टूडेंट तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो कई सारी मेजर प्रॉब्लम्स के बारे सामने आए। पहला तो ये कि ये जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में या अरुणाचल प्रदेश में, ये ज़्यादातर ट्राइबल स्टूडेंट्स ही हिल रीजन में रहते, और वहाँ पे प्रॉपर स्कूल का इंतज़ाम नहीं है। स्कूल है तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे टीचर ना होने की वजह से उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका फाउंडेशन कमज़ोर हो जाता है। फाउंडेशन कमज़ोर होने के बाद जब वो प्लान करते हैं किसी बड़े एग्जाम्स की, कोऑपरेटिव एग्जाम्स की, लाइक सिविल सर्विसेज या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या बैंकिंग के बारे में, तो वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए होता है। और एक अच्छा स्टूडेंट वहीं परफॉर्म करता है जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, तो वो जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो फंस जाते हैं। रीज़न ये है कि उनको पता ही नहीं है कि हम जो मेन स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनसे हम कम्पीट कैसे करें। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इनके हिसाब से ना मॉड्यूल डिज़ाइन होना चाहिए, इनके हिसाब से हम अपने एजुकेशन का, लर्निंग का मॉड्यूल डिज़ाइन करें ताकि इनको समझने में आसानी। तो हम लोगों ने लिस्ट आउट किया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है अरुणाचल प्रदेश में, अब बिजनेस। लेकिन जब वो मेन टीम में आते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाती। वहाँ पे एजुकेशन उनको हासिल करना होता है इंग्लिश मीडियम में, कि जब बात है हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं, तो लैंग्वेज कई सारे प्रॉब्लम्स होकर उनसे बोल रहे। तो फिर एक दिक्कत है कि उनको कंसेप्ट समझाए कैसे जाए, लर्निंग को ईजी और इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। तो फिर हम लोगों ने एक मॉड्यूल डिज़ाइन किया कि हम अरुणाचल के हिसाब से या यहाँ के यूथ के हिसाब से, ये जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स है, उनके नीड्स और डिमांड्स को समझते हुए हम अपने लर्निंग मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं। हम लोगों ने डिज़ाइन किया और उस पर काम करना स्टार्ट किया। कोविड-19 में ही बहुत सारे जो ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल थे, जैसे सोशल मीडिया हो गया, बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म्स थे, उनका हम लोगों ने यूज़ करके स्टूडेंट को रीच आउट किया। और विद इन फ्यू मंथ्स हमने बहुत जल्दी इस कामयाबी हासिल कर ली। हमने लाखों स्टूडेंट तक हम पहुंच गए, स्टूडेंट्स हमसे जुड़ने लगे, हमारी टीम बड़ी होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता हमें रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया। जैसे ही कोविड-19 ख़त्म हुआ तो हमने ऑफिशियली एडुनाचल को इस्टेब्लिश किया एज एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया और फिर हम लोगों ने इस पर काम करना स्टार्ट किया। तो तब से लेकर आज तक हमारी जर्नी कंटिन्यू है और पिछले 3 साल और 4 साल लगभग कह सकते हैं, इसमें हमने अच्छा खासा रिजल्ट दिया। 2000 प्लस स्टूडेंट्स को हम लोगों ने हेल्प किया है, उनको अपने ड्रीम जॉब हासिल करने में, उनको मनचाहा जॉब लेने में, उनको हम लोगों ने लर्निंग को इजी इंटरेस्टिंग बनाया, तो जिसको यूज़ करके उन्होंने अपना जॉब हासिल किया। कंटिन्यू ये हमारी प्रोग्रेस जारी है। पिछले कुछ ही दिनों हमने नॉर्थ ईस्ट के अच्छा खासा एरिया कवर कर लिया है। अब हमारा अगला टारगेट है हम पैन इंडिया जाके, कि अगर हमने कुछ कामयाबी हासिल किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो ये काम हम पैन इंडिया भी कर सकते हैं।
तो अब हमारी टीम इस पे काम कर रही है कि इस वक्त 100+ की हमारी टीम है, जिसकी मदद से ये जो हमारा आइडिया है, जो हमारा मिशन है कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे रिवोल्यूशनाइज किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को ईजी और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, लोगों को पढ़ाई से प्यार हो जाए, उनको ना मतलब पीपल शुड फॉल इन लव विद लर्निंग। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के लिए ना, मुझे पहले के ज़माने में जो होता था कॉर्पोरल पनिशमेंट होने की, मास्टर जी जो डंडा लेके बैठते थे, पेरेंट्स बच्चों को डांटते थे, तो ये ट्रेडिशन ख़त्म होना चाहिए। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक जो लर्निंग का जो कहता है कि लगाओ वो नहीं है। Tier 1 सिटीज़ है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, बेंगलोर, तो वहाँ पे तो है, लेकिन अब जो जाते हैं ना Tier 2 सिटीज़ में, Tier 3 सिटीज़ में, तो वहाँ पे आज भी बहुत सारी ट्रेडिशनल सिस्टम चलती हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल है, वहाँ भी बच्चों को पढ़ाई को इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो हमारी कोशिश है कि इस पर हम फोकस करें, इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। दिन ब दिन हम लोग ग्रो कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस आइडिया को हम लेकर के नेशन वाइड हम काम करें और फिर ग्लोबली हम इसके ऊपर काम करें। तो हमारी टीम कंटिन्यू इस प्रोसेस में शामिल है, जारी है हमारा मिशन। देखते हैं आगे कहाँ तक ज़्यादा है। दृष्टि IAS, बायजूस, ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, उनके कंपैरिजन में एडवांचल कहाँ प्लेस करता है, क्या USP है उसकी? देखिए, जब हमने स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है उस टाइम में कई सारे बड़े कॉम्पिटिटर्स हमारे सामने अवेलेबल थे, जैसे बायजूस है, अकेडमी है, कई सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी भी है। कई सारे डाउन भी हो रहे हैं, कई अब भी कर रहे हैं, और कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन मार्केट में सबके लिए स्पेस होता है, और आज का जो मॉडर्न मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, और जो आपकी ऑडियंस है, आपकी जिनको आप सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी नीड्स और डिमांड को समझते हुए एक क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस पे चीज़ें प्रोवाइड करना। हमारी टीम इसी पे काम कर रही है कि हमने जो फोकस किया इनिशियली वो उन एरियाज़ में काम करना स्टार्ट किया जो अंडर सर्व्ड है, जो मार्जिनलाइज है, जिनको मेन स्ट्रीम इंडिया से लंबे समय तक कट कर दिया गया था। अगर आप देखिए तो हम कह सकते हैं कि अभी जो हमारी टीम नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो टीच कर रही है स्टूडेंट्स को, दे आर द फर्स्ट जनरेशन जो पहली बार स्कूल जा रहे हैं, पहली बार कोचिंग क्लासेस अटेंड कर, दे आर द फर्स्ट जनरेशन जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। उनको जब वो आते हैं क्लासेस हमारे अटेंड करते हैं, हमारे टीचर्स की, तो कहते हैं कि अच्छा सर इस तरीके से ही पढ़ाया जा सकता है, मतलब मैथ्स को हम इतना ईजी तरीके से भी सीख सकते हैं। लेकिन जो टफ कंसेप्ट होते हैं साइंस के या फिलोसफी के या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की या हिस्ट्री के, इसको ईजी तरीके से भी सीखा जा सकता है, तो अब तक किसी ने बताया नहीं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब अगर लर्निंग पैटर्न को या लर्निंग तरीके जो हमारा मेथड है, इसको हम थोड़ा सा ईजी कर दें तो ये आसान हो सकती है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ का हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हमारी वो इस पर है कि हमारा इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, और सबकी नीड्स अलग है। आप जाइए साउथ में तो वहाँ बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपको हर चीज़, लोगों की लाइफ स्टाइल, कल्चर, एजुकेशन, मेथड, लैंग्वेज, सब कुछ। ईस्ट में जाइए बिल्कुल डिफरेंट, नॉर्थ में बिल्कुल डिफरेंट, और वेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट। तो अगर हम कोई कॉमन मेथड को अगर हम इम्पोज करने की कोशिश करेंगे चारों तरफ, तो उसका उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मेथड कुछ हद तक सही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं फोकस करने की ज़रूरत है कि जो स्पेसिफिक नीड्स है उसको कैटर किया जाए। हमारी टीम ने जो नॉर्थ ईस्ट जो ट्राइबल स्टूडेंट्स है उनकी नीड्स को समझा, उनकी लैंग्वेज ये प्रॉब्लम है, तो उनके लैंग्वेज के हिसाब से हमने अपना मॉड्यूल डिज़ाइन किया कि अगर कोई असमीज़ बोलता है, कोई नगामीज़ बोलता है, या कोई लोकल अपतानी लैंग्वेज बोलता है या निशी लैंग्वेज बोलता है, तो उस लैंग्वेज को हम कैसे एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। और जो टीचर पढ़ाता है तो जो एग्जाम्पल्स पुट करता है स्टूडेंट के सामने, तो नॉर्मली कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं जो मेन स्ट्रीम इंडिया के स्टूडेंट्स है दिल्ली, मुंबई में, वो आसानी समझ जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट एक रिमोट एरिया में रहता है उसको बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को समझे। तो हमने अपने मॉड्यूल में वो शामिल किया कि जब टीचर टीच करेगा किसी टीचर को, स्टूडेंट को, तो ऐसे एग्जाम्पल का यूज़ कर जो उनके लाइफ को रिलेट करता है, उन वो चीज़ों का एग्जाम्पल के जिससे उनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, बचपन से देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें यूनिक बनाती है, और इसका रिजल्ट है बहुत मेरा। ओके, लर्निंग का मतलब क्या होता है कि इंगेजमेंट। जब एक टीचर पढ़ाता है तो उसका मतलब होता है कि इमोशनली अटैच हो गया स्टूडेंट से, वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को अच्छे से समझे, और फिर स्टूडेंट भी कंफर्टेबल फील करे, अपनी प्रॉब्लम्स टीचर के सामने रखे। तो क्या होता है कि इसका रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलता है। अगर हम एक कॉमन तरीके से पढ़ाते हैं, बस समझ में आया नहीं आया, तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है। अभी कुछ दिनों में हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे ये जो लोकल एरियाज़ के हैं, जैसे ट्राइबल स्टूडेंट्स है, जो अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट से पैसा लेकर के खर्च करके दिल्ली आते या बड़े शहर में जाकर एडमिशन लेते, लेकिन वो कुछ ही दिन में उनको प्रॉब्लम होने लगती है कि पैसा खर्च कर दिया, बड़ी कोचिंग में एडमिशन ली है कि सर समझ ही नहीं आ रहा है,
रीज़न क्या है कि जो बड़े सिटीज़ में टीचर पढ़ा रहा है वो कॉमन तरीके से पढ़ा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे मान लेते हैं कि सिविल सर्विस क्लासेस होगी। अब अगर टीचर पढ़ाने जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो एक स्टैंडर्ड से स्टार्ट करता है कि भाई ये बेसिक चीज़ आप लोगों को पता होगा, आपने ऑलरेडी NCERT पढ़ रखा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज वही स्टैंडर्ड यूज़ करता है और पढ़ा के निकल जाता है। तो जो स्टूडेंट एक मेन स्ट्रीम या अच्छी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई किया उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह बच्चा जो बिल्कुल लोकल एरियाज में नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई किया है और बहुत दिल्ली आ रहा है कोचिंग क्लास अटेंड करने के लिए, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे फ्रस्ट्रेशन टेंशन होने लगता है। रीज़न नहीं मिलता, जब वो आसपास के लोगों को देखता है अरे इसको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, ये जल्दी ग्रास्प कर पा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल में आ जाता है। तो हमने इस चीज़ को कैटर करने की कोशिश की, किस तरीके से स्पेसिफिक नीड को समझा जाए और उनके हिसाब से लर्निंग को ईजी एक्सेसिबल बनाया जाए। और क्वालिटी और प्राइस, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। नॉर्मली एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर क्वालिटी देना है तो भाई पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उस चीज़ को भी समझना है कि जो चीज़ें क्वालिटी होती है उसको अफोर्डेबली बनाया जा सकता है। अगर हम हर चीज़ महंगे रेट पे बेचेंगे तो फिर हमारा जो एक डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो गरीब तबका है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी ये है कि हम क्वालिटी चीज़ को अफोर्डेबल प्राइस पे दें। यह तभी मुमकिन है जब हम खुद से एफर्ट लगाएंगे, हमारे अंदर कुछ जज्बा होगा, इमोशन होगा, एजुकेशन सिस्टम में रिवोल्यूशन लाने का, अपने कंटेंट को आगे बढ़ाने का और एक फ्रूटफुल रिजल्ट देने का। तो हम लोगों ने इसके किया और उसका हमने बेनिफिट दिखा। अच्छा, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि लाइक वो एरिया ऐसा है कि जहाँ पे जो है, जो आपने बोला ऑनलाइन चीज़ें नहीं पहुँच पाती है, डिजिटलाइजेशन अभी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ज़्यादा तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाया है। तो क्या चैलेंजेस आए थे जब आपने अपना एडवांशियल जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे अप्लाई किया है? अभी हम जिस ज़माने में जी हैं वो पूरा टेक्नोलॉजी का ज़माना है। डिजिटल इंडिया का जो आइडिया है हमारा गवर्नमेंट का, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अभी टेक्नोलॉजी हर जगह पहुँच चुका है, तो टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, लेकिन आज भी इंडिया में 50% ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट का प्रॉपर एक्सेस नहीं है। रूरल एरियाज़ में आज भी बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास प्रॉपर मोबाइल नहीं है या डिजिटल डिवाइस नहीं है। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम तक बहुत सारे ऐसे मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ ने इंटरनेट इजी और सस्ता कर दिया था, तो सबके पास मोबाइल अवेलेबल था। तो कोविड-19 एक ऐसा टाइम था जहाँ पे जो डिपेंडेंसी थी इंटरनेट को लोगों की बढ़ चुकी थी, तो हम इजीली कनेक्ट हो सकते थे। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग इंटरनेट पे थे और हमारे जो आइडियाज़ थे, जो हमारा लर्निंग मेथड था, उन तक पहुँचा। और जहाँ तक बात करें ट्रैवल एरियाज़ की, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पास डिजिटल डिवाइस अवेलेबल है। और शुरू में जब हमारा ये आइडिया डेवलप हुआ तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी लोगों को, लेकिन हर चीज़ को थोड़ा टाइम के बाद लोग अडेप्ट कर लेते हैं। तो अभी लोग अडेप्ट कर चुके हैं और मैक्सिमम लोग लर्न कर रहे हैं। अभी तो जब से हम लोगों ने डिजिटल डिवाइस का यूज़ करना स्टार्ट किया, तो वो लोग जो कभी पढ़ाई के बारे में सोचा नहीं था, कि नॉर्मल कोई ऑटो चलाता है, कोई विलेज में रहता है, खेतों में काम करता है, आज वह घर बैठ कर शाम में इंग्लिश की क्लासेस लेता है। एक इंसान नॉर्मल जॉब कर रहा है, C ग्रेड का, B ग्रेड का, अब वो चाहता है A ग्रेड का जॉब करना और घर बैठे क्लासेस ले रहा है। ऑफिस से छुट्टी लेकर के बहुत सारी क्लासेस कर, जैसे हमारी क्लासेस होती है ऑनलाइन लाइव क्लासेस। हमारी मैक्सिमम लाइव क्लासेस इवनिंग में होती है बिटवीन 5 to 10 p। रीज़न ये है कि ऑनलाइन में वो लोग ज्वाइन करते हैं जो दिन में बिजी हैं अपने जॉब्स में या अपने डेली एक्टिविटीज़ में, तो इसका बेनिफिट तो दिख रहा है। और हम लोगों ने देखा कि पिछले 4-5 सालों में जो समय रिजल्ट मिला, जो एक्सेसिबिलिटी मिली, तो वो दिख रहा है। और ट्राइबल एरियाज़ में टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से फैला है। पिछले 5-6 सालों में डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन में अच्छा खासा हुआ है। टेक्निकली, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बाकी ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये चीज़ें वहाँ दिखती है, तो अभी हमें आसानी हो रही है। लेकिन अच्छा, जैसे आप जो है UPSC आपने क्लियर की और काफ़ी चीज़ें जो है आपने बताई स्टार्टिंग में। अच्छा, जब कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी स्टूडेंट जो होता है, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, तो उसके दिमाग में होता है कि व्हाट इफ़ मैं फ़ेल हो गया तो उसको कॉप करने के लिए क्या टिप्स है आपके लिए? देखिए, UPSC वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इंडिया का है और कह सकते हैं कि एक तरह का नेशनल हॉबी है इंडिया का ना। हर दूसरा यूथ चाहता है UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई कर। और वैसे भी फॉर्म अगर देखें तो हर साल अराउंड 15 लाख फॉर्म्स लोग भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, उसमें बहुत ही कम सिलेक्शन है। अगर देखें 15 लाख में तो सिलेक्शन होता है 800, 900 या 1000 लोग का सिलेक्शन होता है, बाकी लोग का सिलेक्शन नहीं होता। इसमें दो बातें, एक तो ये कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत सीरियस है और डेडिकेशन के साथ प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड राइट अप्रोच के साथ तैयारी करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। इनकेस अगर UPSC में सिलेक्शन नहीं हुआ
तो उसके सामने दूसरे एग्ज़ाम के ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या एसएससी या बैंकिंग, ऐसे कई सारे गवर्नमेंट पे जॉब्स होते हैं जहाँ पे वो जा सकता है। ठीक है, तो यूपीएससी का जो प्रिपरेशन का जो जर्नी है वो बहुत ही रिगुलस है। 3 से 4 साल का जर्नी होता है जिसमें इंसान बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, इतनी तैयारी कर लेता है कि वो लाइफ में कभी फेल नहीं होता। क्योंकि जब एक बच्चा तैयारी करता है सिविल सर्विसेज, तो उसके सामने वो दुनिया की हर चीज़ को पढ़ता है। सिविल सर्विसेज के बारे में कहा जाता है कि अ बॉय कैन बिकम अ मैन व्हाइल प्रिपेयरिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो मतलब वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, क्योंकि उसको सोसाइटी भी पढ़ना है, उसको इकोनॉमिक सिस्टम को भी समझना है, जो भी दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव हो रहा है उसको भी समझना है, जो सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको भी समझना है। हमेशा उसका अप्रोच होता है प्रॉब्लम सॉल्वर, कि जो दुनिया में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करने का एक ही पर्पस होता है कि आपको जो जॉब दिया जाएगा वो प्रॉब्लम सॉल्वर जॉब है। एक ऑफिसर का काम ये होता है, भाई देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, और एज ऑफिसर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वालिटी होती है, तो इंसान जुझारू हो जाता है, हार्ड वर्किंग हो जाता है। अभी दुनिया की नज़र में तो लगता है कि भाई इसने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो ये फेलियर हो गया, इसकी लाइफ में कोई ऑप्शंस नहीं है। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बकवास बातें। अगर उसने क्वालिफाई नहीं भी किया तो उसके सामने हज़ारों दरवाजे हैं, वो कहीं भी खड़ा होकर के अपनी ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट कर सकता है। बहुत सारे बच्चे कुछ मार्क्स की वजह से रह जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो कैलिबर नहीं है, क्योंकि वो तैयारी जो की उस प्रोसेस में उसने इतनी सारी चीज़ें जान ली जो नॉर्मल स्टूडेंट्स उसको ऊपर कर देता है और वो अबव एवरेज चला जाता है। तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती। और कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आज खाली बैठा हुआ। मेरे साथ में जितने भी मेरे दोस्त थे या डिग्री मेरी जूनियर्स तक, सब आज कहीं ना कहीं सेटल है। कोई यूनिवर्सिटीज़ में है, कोई कॉलेजेस में है, कोई प्राइवेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं। अच्छा, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात चल ही रही है तो ऐसा एक मिथ है, मिथ को बस्ट करने की बहुत ज़रूरत है आज के डेट में, कि जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, यू हैव टू रीड लॉट ऑफ बुक्स, यू हैव टू रीड लॉट्स कोर्स मटेरियल, आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है। सही में इतना पढ़ना पड़ता है? ये सिविल सर्विसेज को लेकर ना बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के लोग, एक तो बड़ा कंसेप्शन है कि अगर आपको आईएएस बनना है या सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करनी है तो आपको 15 आवर्स या 18 आवर्स पढ़ाई करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका राइट अप्रोच, राइट स्टडी, राइट सिलेक्शन ऑफ बुक्स, राइट रिसोर्स, राइट मटेरियल, इन राइट मेंटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब क्या होता है कि आजकल जो बच्चे हैं ना, वो रील्स का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो को देख करके ना बहुत सारे इंस्पायर हो जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ होती। वो सारी जो वीडियोज़ में बातें आप देखते हैं रील्स में, वो सब सही नहीं होती। उसमें बहुत सारे लोग ना झूठ बोल रहे होते हैं, बहुत सारे वाहवाही कर रहे होते हैं। एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है सिविल सर्विसेज का लोग की रिजल्ट आने से पहले सब सच बोल रहे होते हैं, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हमने कोई कोचिंग नहीं किया, हम तो बस ऐसे ही घूमते हुए पढ़ लिए, हो गया, तो या हम इतने घंटा पढ़ाई करते थे। ऐसे बहुत सारी बात थी जिसको लोग को अवॉइड करना चाहिए। रियलिटी ये है कि अगर कोई इंसान सिविल सर्विसेज तैयारी करना चाहता है तो पहली चीज़ गोल क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करने का। अगर कोई और डेडिकेटेड है, सीरियस है और डेली वह 6 to 8 आवर्स देता है सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए बहुत आसान हो आप क्वालिफाई कर रही। दूसरी चीज़, मार्केट में बुक्स बहुत सारे हैं। जब इंसान तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसको लगता है कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, और बहुत सारे बुक्स खरीद को जमा कर लेता है, लेकिन वो उसको ओपन में नहीं करता। तो इस एग्जाम की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए क्या नहीं पा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब वो तैयारी करे तो अपने आप को सोशल प्रॉब्लम से दूर रखे। होता क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे टैग लगे हुए, सिविल सर्विसेज तैयारी अपने करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों को बता दी, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके ऊपर सोशल प्रॉब्लम होने लगता है, सोशल प्रेशर आने लगता है, जिसकी वजह से वह आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, आपको स्ट्रेस में डाल सकता है। क्योंकि सिविल सर्विसेज ये 2 महीने 6 महीने एग्ज़ाम नहीं है, ये पूरा एग्ज़ाम ही 1 साल तक चलता है। उस 1 साल एग्ज़ाम से पहले आपको तैयारी करना पड़ता है 1 से 2 साल, क्योंकि 3 साल भी लग सकता है। और इस लंबी जर्नी में क्विक रिजल्ट नहीं मिलता, इसमें क्विक रिजल्ट नहीं मिलता। कोई चाहे कि हमने आज एग्ज़ाम दिया कल रिजल्ट मिल जाए 2 महीने में, ऐसा नहीं होता। 1 साल एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद से रिजल्ट आता है। इसमें पेशेंस चाहिए होगा, लंबी जर्नी होगी। आपने बहुत सारे लोग को बता दिया तो लोग क्या करेंगे, टॉर्चर कर दें। उसमें ना आपको लोग हाल चाल नहीं पूछेंगे, लोग आपसे रिजल्ट पूछेंगे, तैयारी कैसे चल रही है, इस बार भी नहीं हुआ तुम्हारा, वो तुम तो ऐसे ही हो, फेल ही हो। अगर उसका रिजल्ट आ गया तो फिर सबका परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो जो स्टूडेंट तैयारी करने जा रहा है, ये बात उसके माइंड में अच्छे से क्लियर होना चाहिए
कि ये सोसाइटी के लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है हमें, इनको बताना भी नहीं है, सोचना भी नहीं, क्योंकि ये सोसाइटी के लोग अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आपकी तारीफ कर रहे होंगे, अगर नहीं आया तो कल आपको गाली दे रहे होंगे, आपके बारे में बुराई बनाई करेंगे, यार ये ऐसा है तो मुझे पता था रिजल्ट नहीं आएगा इसका। तो इंसान को ना सोशल प्रॉब्लम की वजह से सोशल परसेप्शन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सब सोशल स्टिग्मा नॉर्मल चलती रहती है लाइफ में। तो ये चीज़ है कि एक तो ये, थर्ड चीज़ है कि एक उसका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, राइट अप्रोच होना चाहिए, और उसके लाइफ में कोई ना कोई मेंटर होना चाहिए जो उसको बता सके गलत क्या है सही क्या है। ये बेसिक चीज़ें अगर एक इंसान प्रैक्टिस करता है तो सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लोग हैं सिलेक्शन ले रहे हैं तो बेसिक सही है, बस वही है, राइट माइंडसेट, राइट अप्रोच। सो ऑन दिस व्हाट्स द राइट एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? 6th में कर लेनी चाहिए या बचपन से ही माँ बाप जो है हाथ में पकड़ा देते हैं, चलो मेरा बेटा यूकेएस क्लियर करेगा, आईएएस बनेगा? अगर यूपीएससी की हम बात करें तो इसके आजकल ट्रेंड चेंज हो चुका है। आजकल तो बच्चे 8th क्लास में 9th क्लास में तभी से वो सपने देख रहे हैं, ये सब सोशल मीडिया का असर है ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि बचपन से एक सपने देखना, ख्वाब देखना अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन उसकी वजह से अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सपने देखना चाहिए, लेकिन वही कि उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो वो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस ना वो अच्छे से पढ़ाई करे। स्टार्ट कब करे सिविल सर्विसेज का? जब उसने 12th पास कर लिया, लेकिन जब वो ग्रेजुएशन में चला गया तो वहाँ से वह स्टार्ट कर सकता है। जब कोई 2nd ईयर में या 1st ईयर में है तो वहाँ पे अपने एकेडमिक कोर्स के साथ साथ कुछ टाइम इतना मिलता है कि डेली वो 3 आवर्स 4 आवर्स निकाल सकता है सिविल सर्विसेज के लिए, और वो कंटिन्यू एफर्ट लगाता रहे। जो बुक्स है स्टैंडर्ड में, जैसे NCERTs हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, वो पढ़ता रहे कंटिन्यू, और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो उसके बाद से वो फुल फ्लेज तरीके एग्जाम दे सकता है। तो उसको ग्रेजुएशन के बाद ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आमतौर से होता है इंडिया में कि लोग ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसे 2 ईयर का ब्रेक लेते हैं, तैयारी करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ग्रेजुएशन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसके लिए एग्जाम पास करना बहुत आसान मिल जाती है। इसी वजह से हमारी टीम ने अभी एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है ग्रेड प्लस IAS, कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप IAS कैसे बन सकते हैं। अच्छा, हाल ही में सुसाइडल केसेस में काफ़ी जो है इंक्रीजमेंट हुआ है, तो क्या ऐसी चीज़ है जो एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट जो है बेयर नहीं कर पाते? सुसाइडल प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के अंदर। जो सुसाइडल रेट है ना वो किस एज ग्रुप के बीच में ज़्यादा है? ज़्यादातर वो बच्चे सुसाइड करते हैं जिनकी एज 15 to 29 ईयर्स एज है। अगर हम रिसेंट डेटा देखें तो 2023 में 12,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। अगर उसे हम डिवाइड करें तो डेली 30 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, और ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे रीज़न है। जो सबसे बड़ा रीज़न माना गया है वह है एग्ज़ाम प्रेशर। हम इंडिया में लोगों को जज करते हैं उसके रिजल्ट से। हम एजुकेशन दे रहे हैं इंडिया में, वो एजुकेशन का पर्पस है ही नहीं कि एक इंसान को अच्छा इंसान बनाना है, उसे लाइफ में आगे बढ़ाना है। हम एजुकेशन इसलिए देते हैं ताकि वो बस कम्पीट करें और लाइफ के रेस में शामिल हो जाए। तो एक रेट रेस वाला सिस्टम जो होता है ना, बस रट लगाना है और भीड़ का हिस्सा बन जाना है, जिसकी वजह से समाज जिम्मेदार है, उसकी फैमिली जिम्मेदार है, उसके पेरेंट्स जिम्मेदार है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। तो इस वजह से जो एक बच्चा है जिसकी उम्र 15 से 20 साल या 30 साल की एज है, वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाता और ज़िंदगी में वो हार जाता है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है स्टूडेंट्स की काउंसिलिंग का या उनको मेंटल हेल्प प्रोवाइड करने का। मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत वीक हैं। पेरेंटल गाइडेंस की वजह से हम बहुत प्रॉब्लम में है। रीज़न क्या है कि इंडिया में एक बड़ा तबका जो है, जो माँ बाप है, उसको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माँ बाप क्या करते हैं, अपने सपने बच्चों पे थोप देते हैं। भाई मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी या मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा। क्यों? हम बिना जाने हुए कि भाई उसकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उसके अपना इंटरेस्ट है, अपनी एक सोच है उसकी, और जिसके बेसिस पर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। हम बिना ध्यान दिए कि अपना सपना साकार कराने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो बच्चा लास्ट में आकर के गिव अप कर देता है। आपने देखा होगा रिसेंटली एक स्टूडेंट था, एक लड़की थी गुजरात की, उसने लेटर लिखा था कि सॉरी पापा, मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाई, उसने छलांग लगा दिया रिवर में। ऐसे कईयों केस हैं स्टूडेंट्स के। एक भी IIT स्टूडेंट था जिसने बोल दिया कि सॉरी पापा, मैंने आपके सपने में पूरा नहीं कर पाया, और उसने फांसी पे लटक गया। ऐसे कई सारे केसेस हैं। रीज़न क्या है कि हम उसके ऊपर प्रेशराइज करते हैं एग्ज़ाम पास करने का, रिजल्ट देने का। इसी वजह से जैसे अभी फिनलैंड की हम बात करें, फिनलैंड का जो एजुकेशन मॉडल है ना, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मॉडल माना जाता है। रीज़न यही कि उसने हायर एजुकेशन तक एग्ज़ाम मॉडल को ही ख़त्म कर दिया। बोला कि हम एजुकेशन में सिस्टम में एग्ज़ाम करेंगे ही नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का मतलब क्या है, लोगों को जज करना। हम एग्ज़ाम के ज़रिए लोगों के ना परफॉर्मेंस जज करने के चक्कर में बच्चे को हम डिप्रेस कर देते हैं।
तो हमारा पर्पस है एक स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, उसको लाइफ को समझना और डे टू डे एक्टिविटीज को अच्छे से समझ करके जिंदगी में आगे बढ़ना। तो उन्होंने क्या किया, बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन मॉडल डिजाइन किया। वैसे अगर हम बात करें सिंगापुर की, सिंगापुर का एजुकेशन मॉडल बहुत ही ज़्यादा एडेप्टिव है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। कनाडा का एजुकेशन मॉडल या फिर जापान का एजुकेशन मॉडल, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एजुकेशन मॉडल को ईजी किया है, प्रैक्टिकल बनाया है और इन्होंने टीचर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिला। हमारे इंडिया में एक कॉमन प्रॉब्लम जो है एजुकेशन का, वह है टीचर के ऊपर मेहनत नहीं करना। हम टीचर को पेमेंट अच्छा नहीं करते, पहली प्रॉब्लम ये है। और दूसरा ये कि टीचर को हम ट्रेन नहीं करते। तो एजुकेशन सिस्टम में वह इंसान टीचर बना हुआ है जिसको टीचर नहीं बनना चाहिए। मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है टीचर के ऊपर। दुनिया में जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे प्रॉब्लम में, बच्चे कमजोर नहीं होते, बच्चे डम नहीं होते। जो होता नहीं कि बच्चा बहुत डम है या इसको समझ ही नहीं आती, बहुत देर से समझता है या इसको प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं टीचर का ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर का काम होता है लर्निंग को ईजी और इंटरेस्टिंग बनाना, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को इजी बनाना। लेकिन अगर टीचर खुद एक्सपर्ट नहीं है, उसको खुद इंटरेस्ट नहीं है, तो नहीं कर पाएगा। इस काम में वही इंसान कर सकता है जिसका टीचिंग में इंटरेस्ट हो और दूसरी उसकी एक्सपर्टीज हो। हमारे इंडिया के ज्यादातर टीचर के अंदर ये दोनों क्वालिटी नहीं है। दोनों क्वालिटी के न होने के पीछे मेन कारण है पैसा। पैसा कम देते हैं। लोगों को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? पैसे से मिलता है। पैसा कुछ भी करा सकता है। तो गवर्नमेंट, जो हमने बताया कि जो फिनलैंड है या जापान है या सिंगापुर है, इन जगहों पे टीचर को सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो टीचर अपना पूरी जान लगा देता है बच्चों की लाइफ के लिए, उनके लर्निंग मॉड्यूल को ईजी बनाने के लिए। हमारे यहाँ तो टीचर खुद पढ़ के नहीं आता तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? ठीक है, तो बच्चों को बचपन में ही उनका फाउंडेशन हिलने लगता है, कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद फिर से फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। जैसे मैं बताया कि सिविल सर्विसेज की बात कर रही थी। अब इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, इसको मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन कहा जाता है। अगर कोई IAS बनना चाहता है, कोई गाँव का बच्चा है, अक्सर देखा होगा रिजल्ट आता रहता है, किसी रिक्शा चलाने वाले का बेटा IAS बन गया, किसी गाँव का छोटा बच्चा, मतलब नॉर्मल फैमिली से बच्चा IAS बन गया। कैसे बनते हैं वो लोग? वो उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती स्कूल वगैरह में। जब वो आते हैं दिल्ली में या बड़े शहर में, वो फिर से दोबारा NCERTs के बुक्स पढ़ते हैं। बेसिक चीज़ों पे वो 1 से 2 साल काम करते हैं, फिर जाकर के वो मेन एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर एग्जाम पास करते हैं। अगर हम एजुकेशन मॉडल को थोड़ा सा डेवलप कर दें, लर्निंग को आसान कर दें, टीचर पे काम करें, फाउंडेशन मजबूत कर दें, तो मुझे लगता है कि सब टाइम बचाया जा सकता है। अगर टीचर अच्छा होगा, अच्छा काउंसलर होगा, मोटिवेशनल होगा, तो बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे। जैसा बताया, फिर हम वही सुसाइड वाले पॉइंट पे आ रहे हैं कि हमने बताया सुसाइड होता क्या है। सबसे मेन रोल होता है टीचर का। टीचर कंपेयर करता है स्टूडेंट्स को, डांटता भी है, रैंकिंग लगती है वहाँ पे। माँ बाप का अलग प्रेशर होता है, सोसाइटी का अलग प्रेशर होता है, एग्जाम का जो करिकुलम है वो ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को मोटिवेट करती है सुसाइड करने पर, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों में जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उसमें भी इस पर फोकस किया गया है कि भाई मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए। बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस ने मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉपर अपना डिपार्टमेंट सेटअप किया है। दिल्ली की स्कूल की बात करें, देखा यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, हैप्पी क्लासेस होती हैं यहाँ पे। तो ऐसे कई सारी क्लासेस हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। लेकिन अभी एकदम से तो नहीं मिलेगा। अभी इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो कोटा एक हब है जहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे जाते हैं, स्पेशली नीट और IIT JEE के लिए, इस बार वहाँ पे 50% बच्चे कम हो गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट अगर कहीं देखने को मिला इंडिया में तो वो कोटा में था। क्योंकि वो बच्चे हैं जो बिल्कुल कम एज के हैं, माँ बाप के सपने लिए चले गए वहाँ पे, गलत संगत पड़ जाती है या गलत इंप्रेशन पड़ता है, प्रेशर होता है कई सारी चीज़ों का, और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। तो अब माँ बाप के अंदर ही बदलाव आ रहा है, सोसाइटी में भी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये बदलना चाहिए, और सबका जड़ है एजुकेशन सिस्टम। जब तक हम एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशनाइज नहीं करेंगे, चीज़ों को आसान नहीं करेंगे, इसीलिए हमारी जो कंपनी है एडुनाचल इस पर फोकस कर रही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें, अफोर्डेबिलिटी का ख्याल रखें, और साइड बाय साइड एक इंसान की जो पोटेंशियल है उसको समझते हुए, उसकी इंडिविजुअलिटी को समझते हुए हम उसकी हेल्प करें ताकि वो लाइफ में ग्रो करे। नाउअडेज एजुकेशन इज मोर लाइक अ रेस। सबको जीतनी है, सबको फर्स्ट आना है। लेकिन जो अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें इंडिया की पर्टिकुलरली, तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो वीकन है या फिर चल रही है, बस चल ही रही है? बहुत कमज़ोर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने एजुकेशन पे। तो अगर हम कंपेयर करें US का, चाइना का या दूसरी जो बड़ी इकोनॉमीज़ है, तो उनके कंपैरिजन में हम बहुत कम पैसे खर्च करते हैं अपने एजुकेशन पे। हमारा जो GDP है, तो GDP का हार्डली हम 2.5% के आसपास हम खर्च करते हैं एजुकेशन पे, जो बहुत कम है।
अगर हम वही जाके देखें यूएस वगैरह में, तो ये मोर देन 5%, ये लोग अराउंड 6% के आसपास ही खर्च करते हैं। चाइना मोर देन 5% खर्च करता है एजुकेशन पे, लेकिन हम लोग एजुकेशन पे पैसे खर्च नहीं करते। तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, वो डेवलप नहीं हो पाता। आज भी इंडिया में अराउंड 60% पॉपुलेशन विलेजेस में रहता है, गाँव में रहता है। तो गाँव में क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन का। उनके पास अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज नहीं है, स्मार्ट बोर्ड्स नहीं है। तो इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को अभी चाहिए, एक तो ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना बजट अलोकेट करे, बजट को थोड़ा सा इंप्रूव करे। टीचर का जो सिलेक्शन हो रहा है अभी इंडिया में, जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो होता है वो बहुत कम है। नॉर्मली हमारा एक स्टैंडर्ड जो रेशियो माना जाता है कि 30 स्टूडेंट्स पे, प्राइमरी लेवल पे 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। लेकिन अगर जाइए विलेजेस में तो 100 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर उसको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तो अभी रिसेंटली एक सर्वे आया है कि 1.1 मिलियन अभी जो टीचर का वैकेंसी है वो अभी खाली है, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वैकेंसीज को फिलअप करना चाहिए, लेकिन वैकेंसी फिल करना ही सोल्यूशन नहीं होगा। वैकेंसी फिल करने के साथ साथ टीचर को रेगुलर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक हम रेगुलर ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक हम इसको बदलाव नहीं ला सकते। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है उनकी पेमेंट, उनकी सैलरी बढ़ाना। हमारे यहाँ जो टीचिंग फील्ड है वह लेस रिस्पेक्टेबल जॉब है। जब इंसान को लगता है कि मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, टीचिंग कर चलो टीचर बन जाते हैं। कुछ नहीं हो रहा है, चलो घर पे ही एक बोर्ड लगा के तो हम होम ट्यूशन खोल देते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, इस वजह से बहुत जो टैलेंटेड लोग हैं इसकी तरफ जाते नहीं है। उनको लगता है कि भाई इज्जत ही नहीं है। इंसान को लाइफ में क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। हर इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में। अब बाहरी कंट्री में जाइए, वो दो चीज़ें करते हैं, हाई पे करते हैं अपने टीचर्स को और रिस्पेक्ट देते हैं, फुल इज्जत मिलती है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल के टीचर को तो इज्जत ही नहीं है बेचारों की, ठीक है ना। हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो पढ़ाते कम है और इलेक्शन ज़्यादा कराते हैं, सर्वे कर रहे होते हैं बेचारे, पेपर लेकर घर घर जा करके जनगणना कर रहे होते हैं। तो इससे रिजल्ट नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई उनका जो काम है ना उनको वो कराए, जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है उनको दूसरे काम ना करे, दूसरे काम के लिए दूसरे स्टाफ्स को हायर करें और टीचर को हाई सैलरी पे करे, रिस्पेक्ट दे उनको लगना चाहिए। अगर किसी इंसान को ना रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसको एक डिसेंट अमाउंट मिल रहा है ना, तो वो थर्ड ऑप्शन ढूंढेगा ही नहीं, ठीक है ना, वो पूरा फोकस करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, अब हमारे यहाँ जैसे पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा करप्शन है। करप्शन क्यों है? को पुलिस वाले को सैलरी कम होती है, ठीक है ना, उनको फैसिलिटीज़ कम मिलती है। आप दिन भर उनसे काम करवाते हैं लेकिन उनको सैलरी नहीं देते उतना जितना मिलना चाहिए। अब क्या करेगा वो? थर्ड ऑप्शन ढूंढता है, कोई भी क्राइम हुआ, जेब में पैसा लिया, ठीक है जाओ। तो हर चीज़ का यही है कि गवर्नमेंट को इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, तब जाकर के जो हम वर्ल्ड को कम्पीट करेंगे। क्योंकि इंडिया सपने देख रहा है कि 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं और 2027 में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं आफ्टर यूएस एंड चाइना। अभी हमसे पहले उधर जर्मनी, जापान, यूके, ये लोग हैं। हम अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन ये सपना कैसे पूरा हो सकता है? जब तक हमारा एजुकेशन मॉडल डेवलप नहीं होगा, जब तक हम एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, हम डेवलप नहीं कर सकते। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एजुकेटेड यूथ है, पढ़ाई इंडिया में कर रहा है, IITian है, IIM अहमदाबाद में जा रहा है, जितने भी IIMs है इंडिया में वहाँ पढ़ाई कर रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके इंडिया में जॉब नहीं करता, वो बाहर कंट्री में चला जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन हो जाना। हमारा जो बेस्ट ब्रेन है वो जाकर के दूसरे कंट्री में हेल्प कर रहा है। रीज़न क्या है कि हम उनको रोक ही नहीं पा रहे। अगर किसी इंसान ने पढ़ाई किया, मेहनत से, वो चाहता है कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, मुझे एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल मिले, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब एक अच्छी सैलरी मिलेगी। अब गवर्नमेंट दे नहीं रही है, हमारे यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो चला जा रहे हैं। तो हमारा कंट्री ग्रो नहीं हो रहा है, हमारा बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो कंट्री को अभी ज़रूरत ये है कि हम लोग क्या करें, हमारा जो एजुकेशन मॉडल है इसको इम्प्रूव करें, जो हमारा बेस्ट टैलेंट है उसको रोक के रखें, उसके टैलेंट का यूज़ हम अपनी कंट्री के लिए करिए। पॉइंट इज टू बी नोटेड कि कोचेस को भी लर्निंग की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं। सबको ज़रूरत होती है, कंटिन्यूअस लर्निंग। आजकल तो पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत होती है। अगर आप लर्निंग जिस दिन आपने छोड़ दिया, आपका ग्रोथ रुक जाता है। तो लर्निंग लाइफ का प्रोसेस है। अगर आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा। जो ज़्यादा लर्न करेगा वो ज़्यादा अर्न करेगा, जो कम लर्न करेगा वो कम अर्न करेगा। हार्ड वर्किंग सोल्यूशन नहीं है अमीर बनने का या लाइफ में आगे बढ़ने का, स्मार्ट वर्क सोल्यूशन है। स्मार्ट इंसान बनता कैसे है? लर्निंग से। और आजकल लर्निंग की हज़ारों ऑप्शन है, उसमें से हमारा भी एक ऑप्शन है डूनाचल, जो मेनली वो ऑप्शन देता है कि इंसान कहीं भी घर बैठे अपनी स्किल डेवलप कर सकता है, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकता है, लाइफ में स्केल कर सकता है। तो अच्छा, जब कोविड-19 एरा आया तो ऐसा कहा गया कि यार जितने भी सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग एजुकेशन सेक्टर, सब कहीं ना कहीं
हो जाएंगे, पीछे हो जाएगा कहीं ना कहीं हर एक पूरा वर्ल्ड अगर बात करें। लेकिन आफ्टर कोविड-19 एरा ये देखा गया कि जब डिजिटलाइजेशन आई तो एजुकेशन के मोर स्कोप्स हो गए, इंक्लूडिंग एडुआंचल। क्या क्या कोर्सेज मटेरियल आप जो है प्रोवाइड कराते हैं? कोविड-19 ने सही मानों में ज़िंदगी के डायमेंशन को बदल दिया कई लेवल पे। उसमें एजुकेशन वन ऑफ द मेजर डायमेंशन था। तो बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म डेवलप हुए और उन्होंने लर्निंग का एक नया पैटर्न हमें सामने आया, क्योंकि अब तक हमें लगता था कि अगर आप कोई इंसान कोई चीज़ सीखना चाहता है तो उसे ऑफलाइन मोड में ही जाना पड़ेगा, स्कूल कॉलेजेस या फिर से कोई लर्निंग सेंटर जाना पड़ेगा। लेकिन एक नया मॉडल हमारे सामने आया कि भाई हम घर बैठे भी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए कई सारी चीज़ें निकल के आई। एक तो लाइव सेशंस होते हैं जो हमारे यहाँ भी होते हैं और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वो प्रोवाइड करते हैं कि जो भी क्लासेस है, जो भी कोर्सेज कोई इंसान करना चाहता है वो घर बैठे लाइव क्लास कर सकता है। तो एक अच्छी चीज़ है कि रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है, सामने टीचर है, आपको कोई डाउट हुआ डायरेक्टली माइक ऑन कीजिए, वहीं टीचर से बात कीजिए। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ स्मॉल बैचेस होते हैं जहाँ पे हम पर्सनलाइज्ड काम करते हैं कि अगर एक बैच में 15 स्टूडेंट्स हैं तो टीचर को सबके बारे में पता है, सबके परफॉर्मेंस को असेस कर रहा होता है और वहाँ पे वह टाइमली उनको अपडेट करता है कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो ऑफलाइन वाली एक फीलिंग आती है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टडी मटेरियल, तो आज के डिजिटल ज़माने में एआई की मदद से हम लोग जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही यूनिक और इजी और इंटरेस्टिंग है। इजी टू एक्सेस है, आसानी से पढ़ सकते हैं। कोई डाउट हुआ वहीं पे आप क्लिक कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एआई ने बहुत सारी चीज़ें आसान की है। एक एआई की मदद से हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स को उनके परफॉर्मेंस को असेस करने में। ह्यूमन पावर का रोल कम हो गया है तो एक इंसान को जज करना आसान होता है भाई उसको वो इंप्रूव कर रहा है नहीं इंप्रूव कर रहा है। थर्ड चीज़ ये है कि उनको टाइमली टेस्ट सीरीज करवाना। तो पहले क्या होता है कि अगर कोई इंसान कोई पढ़ाई कर रहा है, लाइफ में कोई गोल सेट कर रखा है तो वो टेस्ट देने के लिए उसको ऑफलाइन मोड में जाना पड़ता है। अभी ऐसा मॉडल बन गया है कि भाई कहीं भी रहिए आप चेक कर सकते हैं कि आज का जो डेली का रूटीन है वो रूटीन पूरा हो रहा है कि नहीं। आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो मॉक टेस्ट के ज़रिए हम लोग चेक कर पा रहे हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हमने ये जो चीज़ें मैंने बताई ऑलमोस्ट सारे लोग कर रहे हैं और हम लोग बस इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एआई की मदद से जो नए नए टूल्स हैं, जैसे अभी वर्चुअल रियलिटी हो गया या ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि एक स्टूडेंट्स के अंदर हम ओवरऑल डेवलपमेंट लेकर के आए कि एक इंसान, एक स्टूडेंट घर बैठे वो पूरी दुनिया का नज़ारा कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है एजुकेशन सिस्टम में आफ्टर कोविड वो बहुत ज़्यादा हुआ है और इसका रिजल्ट हमें दिख भी रहा है और हम लोग इसको दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। हर आने वाली नई टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को, स्पेशली हमारे प्रोजेक्ट को जो एजुकेशन सेक्टर है उसको ईजी और एक्सेसिबल बना रहा है, अफोर्डेबल बना रहा है और इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। अच्छा, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो डू यू थिंक एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन में? क्योंकि चैट जीपीटी वगैरह जो ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स की या फिर जो कंटेंट राइटर्स वगैरह हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है हमारे लिए कॉम्पिटिटर आ गया है, डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है लोगों की ना। हाँ। तो एक चीज़ तो हुआ ये, हर चीज़ के ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव चीज़ तो ये हुआ कि एक तो हमें हर चीज़ का आंसर मिलने लगा है टाइमली। चैट जीपीटी ने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। स्पेशली इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को कि भाई वो ह्यूमन को रिप्लेस करके सारा जो एक इंसान जो एक कलर किया, एक राइटर जो करता था, कंटेंट डेवलपर, वो सारा काम वो कर रहा है। ठीक है, तो एक तो वो रोल कम हो गया है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ठीक है, स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा तो इस सेंस में है कि भाई उसको तो रियल टाइम आंसर मिल जा रहा है ऑन द स्पॉट, लेकिन वो आंसर उसको मेंटल ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है ना। चैट जीपीटी का फ़ायदा उसी को होता है जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक नॉलेज होता है। अगर कोई डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता है उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा ये। ठीक है, तो एक तो हर्डल है ही, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर उनको यूज़ करना चाहिए जो लोग जिनके पास बेसिक नॉलेज है और वो चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन फुल्ली उस पर डिपेंड होना ये सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन यह है कि हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादा है तो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बाकी टाइम में सेव करके वो टाइम कहीं और यूज़ कर रहे हैं दूसरी चीज़ लर्न करने में। तो हमेशा से एक डर तो लगा रहा था। जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को डर लगता था कि अरे कंप्यूटर लोगों को ना डिपेंड कर देगा अपने ऊपर में, फिर लोग लर्न करना छोड़ देंगे, फिर लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता लोग एडेप्टिव हो गए, चीज़ें चलने लगी। सेम अभी ऐसा ही है, लेकिन आने वाला टाइम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डेटा साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है। तो हमें भी अडॉप्ट करना पड़ेगा और अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा हर आने वाले नए चैलेंजेस से। अच्छा, बैक टू योर टॉपिक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात कर रहे थे। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अगर किसी को प्रिपेयर करना है तो?
इंडिया का जो हमारा पॉपुलेशन है, एक लार्ज पॉपुलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे भागता है, क्योंकि हमारे यहाँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं और चाहते हैं कि अगर हम अपनी गरीबी के दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी जो है ना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक सीट लेने के लिए या एक पर्टिकुलर जॉब लेने के लिए आपको कम्पीट करना पड़ेगा। हज़ारों लाखों में लोग फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग सपने देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव, यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, नीट हो, आईआईटी जेईई हो, कुछ कॉमन रूल होते हैं जो फॉलो करना चाहिए हर स्टूडेंट को। अगर वो फॉलो करता है तो उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने किसी एग्जाम का क्रैक करने का प्लान किया है तो थॉरोली उसके सिलेबस को पढ़ना है। एक इंसान को अच्छे से पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसमें टॉपिक्स क्या है, कौन कौन से एरिया कवर हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पता हो। उसको पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस 2-3 ईयर्स हैं उसमें एग्जाम कैसे हुए हैं, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स कैसे आए हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, टफनेस लेवल क्या होता है, हमारा स्टेटस क्या है, हमें और कितना मेहनत की ज़रूरत है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा ये होगा कि उसको एग्जाम हॉल में जाने से पहले उसको अपनी कैपेबिलिटी का पता चल जाएगा और उससे पता चलेगा भाई मेरा ये पॉइंट वीक है, या मेरा मैथ्स कमज़ोर है, या मेरा साइंस कमज़ोर है, या मेरा जनरल पार्ट अच्छा नहीं है, तो उस पर वर्क करके उसको इंप्रूव कर सकता है। तो मॉक टेस्ट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहा जाता है कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अगर एक बच्चा अपने ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहा है तो रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट उनको नहीं मिलता है जो बस सपने देख रहे हैं, बातें लंबी लंबी करते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते। जैसे सिविल सर्विस एग्जाम की बताऊं आपको, तो वहाँ 15 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन इसमें सीरियस कितने लोग होते हैं? अराउंड 50,000 लोग सिर्फ सीरियस होते हैं। उन 50,000 में भी सबसे ज़्यादा सीरियस कितने लोग होते हैं? तो अराउंड 5,000 के आसपास लोग। तो मेन जो कंपटीशन है ना वो 5 to 6,000 के बीच में ही होता है। बाकी लोग बस वो काम कर रहे हैं कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन वो उस हिसाब से सीरियसनेस नहीं होता। दिस में साउंड absurd, मतलब कि जो टाइम टेबल होता है ना, जो टाइम टेबल बनाते हैं कि यार मैं ये करूँगा इतने टाइम पे, इतने टाइम पे, सच्ची में फॉलो किया जाता है वो? किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए ना डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो शायद कामयाब होना बहुत मुश्किल काम होता है। कहते हैं कि सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल जो पीपल हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है? वो है टाइम मैनेजमेंट। सक्सेसफुल पीपल डिसिप्लिन होता है, उसको पता होता है कि आज हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो सक्सेसफुल नहीं होता उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, उसका सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता उसको, और फिर वैसे ही दिन गुजरता चला जाता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास प्लान होना चाहिए 2 तरह का, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। अगर कोई बड़ा एग्जाम पास करना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें 6 मंथ का हमारा गोल क्या है, 1 ईयर का गोल क्या है, 2 ईयर का गोल क्या है। फिर उसका शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए कि डेली और वीकली और मंथली बेसिस पे होना चाहिए कि हमारा डेली का कुछ ऐसा प्लान है जो हमें रेगुलर करना ही है। जैसे आपको 2-3 आवर्स क्लासेस करना है, आपको रिवीजन का प्लान होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस टेस्ट का प्लान होना चाहिए, आपके जो क्या कहते हैं कि इवेल्युएशन का प्लान होना चाहिए, जो अपने परफॉर्मेंस जो आप कर रहे हैं, जो टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो उसको इवॉल्व करते जाएं कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से कि जो भी अपनी लाइफ में कोई गोल रखा है, तैयारी करने के प्लान कर रहा है या कर रहा है किसी भी फील्ड में, तो वह प्लान को लिखे और लिख करके ना सामने जब वो पढ़ाई करता है, वह जहाँ बैठता है, वह जिस रूम में रहता है ना, जब वह पढ़ाई करता है वहाँ पे उसको पेस्ट कर दे। उसकी नज़र वहाँ पे जाती रहनी चाहिए कि हमारा आज का टारगेट पूरा हुआ कि नहीं। अपने ऊपर वो कमिटमेंट करे कि अगर ये मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैं डिनर नहीं करूँगा। आज का मेरा ये टारगेट है, अगर ये पूरा नहीं होता है तो मैं डिनर नहीं करूँगा। व्हाट्स द मैसेज लास्ट में एस्पिरेंट्स के लिए? मेरा लास्ट मैसेज यही है स्टूडेंट्स के लिए कि लाइफ एक जर्नी है और जर्नी को ना एंजॉय करना चाहिए। तो जर्नी एंजॉय करने का मज़ा तभी है जब आपका डेस्टिनेशन राइट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। अगर डेस्टिनेशन आपका राइट नहीं है तो जर्नी मज़ा नहीं आएगा, फिर वो जर्नी मज़ा नहीं आएगा तो आप डेस्टिनेशन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो पहली चीज़ आपका गोल क्लियर होना चाहिए। लाइफ में हज़ारों ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। हमारे पास हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिक चीज़ें हैं कि इंसान पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ में आगे बढ़े। आई एम श्योर कि उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी। बाकी हमारा प्लेटफॉर्म है, किसी भी तरह का किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैं या हमारी टीम हमेशा तैयार है। बहुत सारे जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इन सब के ज़रिए आप हम तक रीच कर सकते हैं
और हमेशा हम तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मिशन यही है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज करना है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो किसी भी कंट्री को बिल्ड करने में, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। अच्छा, एंजॉय कब करना है और पढ़ाई कब करनी है? ज़िंदगी में बिना एंजॉय के पढ़ाई हो नहीं सकती, तो पढ़ाई को एज ए एंजॉय आपको देखना है, लर्निंग को ना एक गेमिफिकेशन के तौर पे देखना है। तो क्या करना है कि अपनी ज़िंदगी के ना पार्ट को डिवाइड करना है। सोशल मीडिया का एडिक्शन नहीं होना है। सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, वीडियो देखना चाहिए, रील्स भी देखना चाहिए, फेसबुक पे जाना चाहिए, यूट्यूब देखना चाहिए, लेकिन इसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि अगर कोई सा रील्स देखना स्टार्ट किया तो वह स्क्रॉल करता जा रहा है, उसका कब वो गया था 5 मिनट्स के लिए, कब 1 आवर गुजर गया पता नहीं चला उसको। यूट्यूब पे 1 वीडियो देखने के लिए गया था, वो स्क्रॉल करते करते वो 10 वीडियो देखे, उसको पता नहीं चला। तो ये एक तरह का एडिक्शन है, तो उसको कंट्रोल होना चाहिए। देखिए ना, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वो टाइम को डिवाइड करें, जो डेली रूटीन है उस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी वो अपना एंजॉय करें कि भाई मॉर्निंग में कितना हमें टाइम अपने लिए देना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, घूमने जाना है। और अगर कोई इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है तो अपने दोस्त उस टाइम पीरियड के लिए, जब तक वो एग्जाम दे रहा है, वैसे ही लोगों को बनाए जिनसे जो लोग का गोल सेम है। मतलब कोई इंसान अगर आईएएस बनना चाहता है तो उनसे दोस्ती करे जो आईएएस बनना चाहते हैं, वो उन लोगों से दोस्ती कर लिया जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या जो दूसरी फील्ड में रहते हैं, जो इवेंट करते हैं। तो क्या होगा कि उसके टाइम किल होगा और फिर वो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फीडबैक क्या रहता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का? हमारे 90% जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सब माउथ पब्लिसिटी से आते हैं। मतलब ये कि रिकमेंड हो के आते हैं, भाई मेरे ब्रदर ने भेजा है, मेरे सिस्टर ने भेजा है, मेरे अंकल ने भेजा है। क्योंकि वो हमारी जो पूरी कोशिश होती है कि क्वालिटी सर्विसेज देना। आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्वालिटी के बिना कुछ नहीं चल सकता, ठीक है ना। तो क्वालिटी को, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्वालिटी सर्विसेज जैसे रिकमेंडेशन ज़्यादा आते हैं। तो हमारी टीचर की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, हम कंटिन्यू इस पर ग्रो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि अभी भी 100% हम नहीं कह सकते, सर्विस सेक्टर में तो हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। दिन ब दिन हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, मैनेजमेंट लेवल पे, टीचिंग लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे, और अपना बेस बढ़ा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकें और इस कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान दे सकें। सो आई होप ये पॉडकास्ट उन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जिनको कहीं ना कहीं अपनी जो है फ्यूचर में कहीं ना कहीं कुछ करना है एक्चुअल में। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।